हेलो, ये तो है ही। ये ठीक है भाई, ऐसे भी बैठ सकते हैं कभी कभी, है ना? नमस्कार, भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और आज हम आपसे एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पर हम बात करने के लिए आए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बच्चे के अंदर अगर किसी एक तरह की डिसेबिलिटी होती है तो हम उसको किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत में डालते हैं, जिसके बाद में उस कमी को दूर करने के लिए एक्सपर्ट से हम सजेशन लेते हैं और उसको क्योर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस समय थोड़ा सा बच्चे के लिए ज्यादा बढ़ जाती है जब उसको एक के साथ में कोई और डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर वो बोलने में सक्षम नहीं है, देखने में सक्षम नहीं है, उसके साथ में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा प्रोग्राम अगर उसकी डिसेबिलिटीज हो जाती हैं तो उस तरह की डिसेबिलिटी को हम कैसे हैंडल करते हैं। ऐसे बच्चे के लिए क्या किसी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की जरूरत होती है, इस तरह की समस्याओं को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट पर हैंडल करने के लिए, इस पर अपने व्यूज को रखने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर आर.एस. चौहान, सीनियर लेक्चरर फ्रॉम देहरादून। डॉक्टर चौहान, आपका हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्टर चौहान आपसे हम ये जानना चाहेंगे, व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम? That's right. I absolutely agree with you. That is the most important thing. The meaning of individualized educational program or plan is that a person, a child who is suffering from visual impairment, in addition to some other disability, he is called or she is called a visually impaired child with multiple disabilities or multi-disabilities. And in his case, he cannot be taught in a group. And since such children cannot be taught in a group, and they have very different backgrounds, different needs, and therefore we have the need or the requirement to developing and giving them one-to-one teaching and according to the needs of each child. Since each child has a different requirements, different background, only as an individual he or she can be treated. And this is why it is known as an individualized program or individualized program of education for such children. क्योंकि इनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इन्हें किसी एक समूह में रखकर पढ़ाना सिखाना संभव नहीं है। इन्हें नितांत इनके लिए आवश्यक है कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनका शिक्षण कार्यक्रम स्वयं एक व्यक्ति के लिए ही, एक बालक को ध्यान में रखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए और उसका शिक्षण प्रशिक्षण किया जाए। इसलिए इसे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान या प्रोग्राम कहते हैं। हाँ, तो जैसे ऑडियंस हम यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर चौहान हम लोगों को बता रहे थे कि बच्चे की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे को हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। उसकी अपनी डिफरेंट डिसेबिलिटीज होती हैं और डिसेबिलिटी में भी उसकी परसेंटेज जो होती है उसके साथ में कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए इस तरह के सभी बच्चों को बिल्कुल एक ग्रुप में पढ़ाना ये किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बच्चे की एक अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एक स्पेशल डिसेबिलिटी होती है। इसलिए उस डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स के थ्रू अगर हम उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम को बनाते हैं केवल उस पर्टिकुलर चाइल्ड को लेकर के, तो इस सिचुएशन से हम ज्यादा बेहतर ढंग से हम टैकल कर सकते हैं, अपने बच्चे को हम कहीं ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं। जैसे ऐसे मैं बताता हूँ शर्मा जी, मान लीजिएगा कि हमारा जो एक
बच्चा है जी, वो आता है डेफ ब्लाइंड कैटेगरी में। जी, अब डेफ ब्लाइंड में क्योंकि ब्लाइंडनेस तो इसमें मेजर कैटेगरी है ही है डिसेबिलिटी, तभी हम विजुअली इंपेयर्ड को पहले ले रहे इसका। तो उसमें मान लीजिए हम कहते हैं कि एक बच्चा है कि वो पूर्णतया दृष्टिहीन है, टोटली ब्लाइंड है, जी, जी, लेकिन उसकी डेफनेस भी टोटल है, जी, तो एक स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि उसको दिखाई कुछ देता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो लेकिन उसका जो हियरिंग है, जो उसका श्रवण शक्ति है, वो पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। तीसरी स्थिति हो सकती है कि उसमें उसको थोड़ा दिखाई भी देता है, थोड़ा सुनाई भी देता है। फिर एक हो सकता है कि उसको सुनाई देता है लेकिन दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। तो इस तरह से उनकी जो समस्याएं हैं हर एक बच्चे की बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन। अच्छा, किसी के परिवार के लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, किसी के अशिक्षित हैं, किसी का वातावरण कैसा ही है। तो इन में से हर एक बच्चे की जो आवश्यकताएं और पृष्ठभूमि है बिल्कुल भिन्न है, इसलिए उसकी आवश्यकताएं भी बिल्कुल भिन्न हैं और उसका जो माध्यम है सीखने का क्षमता है वो बहुत जो है सीमित हो गई है। इसलिए उसे व्यक्तिगत आधार पर ही हमें प्रशिक्षित या शिक्षित करना पड़ेगा, जैसी स्थिति है। जी, यहाँ पर ऑडियंस में आपका ध्यान एक बार फिर से अट्रैक्ट करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि डॉक्टर चौहान ठीक वही बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा विजुअली बहुत बिल्कुल नहीं देख सकता, थोड़ा बहुत देख सकता है, या उसके साथ में अदर सिचुएशन हो सकती है। इसी के साथ साथ में विजुअल जो इम्पेयरनेस है, इसके साथ साथ में उसकी जैसे बोलने की शक्ति पर भी किसी तरह का प्रभाव हो सकता है, वो प्रभाव भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह की बिल्कुल डिफरेंट बच्चे में बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है और इस हर एक बच्चे को बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और इसीलिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स को आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसे कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम कहेंगे। हम यहाँ पर एक चीज आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहेंगे कि अगर हमारे एक्सपर्ट से आप अपने किसी स्पेशल बच्चे के लिए या किसी तरह की सजेशन आप चाहते हैं, किसी तरह की आपकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 और हमारे फोन नंबर 01126511613 और हमारे फैक्स नंबर 26511609 पर हमसे इस कार्यक्रम के दौरान ही संपर्क कर सकते हैं। उसको डॉक्टर चौहान आपकी प्रॉब्लम का उचित समाधान जो होना चाहिए उस चीज को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे रेड टेप में अपना स्क्रॉल चल रहा है, उस पर भी हमारे ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं, तो आप वहां से नोट करके अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने शेयर कर सकते हैं। तो डॉक्टर चौहान, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम की, तो ये व्हाई डू वी रिक्वायर IEP? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। We require, as I told you, that their needs are absolutely different. They differ from one another. See, in the case of sighted children or normal blind children, the needs of a group can be the same. They can be taught as a group. But in this case, they cannot be taught as a group. And therefore, each child, a specialized educational program has to be developed. We can call it plan or a program if it is for more than one person. If it is for one and a particular period, it is a plan. That is the difference. सर, यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल डिसेबल्ड impaired children and visually impaired children with additional disabilities? That's right. कई बार इसमें कंफ्यूजन है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा एम्फेसिस है उसमें अंतर है जी। जब हम कहते हैं MDVI चिल्ड्रन, मतलब मल्टीपली डिसेबल्ड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जी, इसका मतलब है कि वो ये बात सही है कि उसमें एक जो विकलांगता है वो दृष्टि बाधा है जी, और उसकी कुछ अन्य विकलांगताएं, उसमें सेरेब्रल पॉल्सी का केस हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन का होता है जी। लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि हम उसको किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि जब मल्टीपली डिसेबल्ड की बात आती है जी, तो हमें उसको कैटेगराइज करना है जी। और कैटेगराइज हम उसको करते हैं कि उसकी जो मेजर डिसेबिलिटी है जी, उसको हम लेते हैं। तो ये तो जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बात हो गई, उसने कहा कि MDV है, मल्टीपली डिसेबल्ड विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, माने एक बालक जिसमें दृष्टि बाधा है, दृष्टिहीन है वो, लेकिन उसमें कुछ अन्य विकलांगताएं या विकलांगताएं हैं। लेकिन इससे हम उसको एक अपने कार्यक्रम में नहीं, कहाँ भेजें उसको जी। इसको जब एक्सपर्ट से दिखाएंगे, बातचीत करेंगे, तो उसमें यह आएगा कि अगर उसमें मेजर डिसेबिलिटी विजुअल इंपेयरमेंट है,
दृष्टि बाधा जो है उसकी प्रमुख जो है विकलांगता है, तब हम उसको कहेंगे विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड विद एडिशनल डिसेबिलिटीज। माने वो टोटली ब्लाइंड है, लेकिन सेकेंडरी उसकी जो सेकेंडरी डिसेबिलिटी है वो मेंटल रिटार्डेशन थोड़ा हो सकता है, या वो स्लो लर्नर है लेकिन टोटली ब्लाइंड है। इस केस में वो ब्लाइंड पहले है और सेकेंडरी जो उसकी डिसेबिलिटी या विकलांगता है वो इंटेलेक्चुअल है या इमोशनल है या वो मेंटल रिटार्डेशन है। तो जिन बच्चों में प्रमुख विकलांगता दृष्टि बाधा है और अन्य विकलांगता या विकलांगताएं जो हैं वो गौण है, दूसरे नंबर की है, तो ये दोनों में अंतर है। तो पहला कहलाएगा सामान्य, सो मल्टीपली डिसेबल्ड विजुअली है इम्पेयर्ड या हैंडीकैप्ड चाइल्ड, उससे ये पता नहीं चलता कि उसकी प्रमुख विकलांगता कौन सी। और जब हम एक्सपर्ट से बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं और टेस्ट के बाद कि उसकी प्रमुख दृष्टि जो विकलांगता है वो दृष्टि की है और दूसरी गौण है, तो हम उसको विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड या दृष्टि बाधित बालक जिसमें अन्य विकलांगता या विकलांगताएं गौण है ऐसा मानकर उसको विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड विद एडिशनल डिसेबिलिटीज। इतना इसमें अंतर है, लेकिन ये उसके शिक्षण कार्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम बच्चे को सबसे पहले इस कैटेगरी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा मेजर है, किस प्रॉब्लम से वो बच्चा ज्यादा सफर कर रहा है। और जब हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अपना उस बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम उसके डेवलपमेंट के लिए हमको बनाना है, ये काम हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हम डॉक्टर साहब से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, इस तरह के बच्चों की जो स्पेशल ट्रीटमेंट का एक जो हिस्ट्री रहा है कि किस तरह से इस चीज को अस्तित्व में आया और कैसे इस तरह का प्रोग्रेस हुआ। तो डॉक्टर साहब हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस तरह की स्टडीज को डेवलप करने का क्या? जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तो ये कहना कि आज कितना हुआ है वो कितना पर्याप्त है या कम है ये मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा कंपेयर करना ज्यादा आसान है। हाँ जी हाँ, जब कंपेयर करें कि भाई कहीं ये भी ना हो कि हमें लगने लगे कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जी। या कहीं इतना ना हो जाए तुष्टि के भाई ये तो हम बहुत कर गए यही पर्याप्त है। जी। तो इसलिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को जानना, समझना, ऐतिहासिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है। इसमें ये इसका काम जो है कोई बहुत पुराना नहीं है। पहली बार हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर, वैचारिक धरातल पर फ्रांस के एक फिलोसोफर और विचारक थे जिनका नाम बहुत प्रचलित है और भी अर्थों में, का नाम था देनी दिदरो। तो दिदरो ने सबसे पहले दृष्टिबाधितों के बारे में बातचीत की। उन्होंने एक बड़ी विदुषी दृष्टिहीन महिला से भी मुलाकात की थी, मिलेनी से, और उससे बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने ये सब सोचकर, और जब कई ब्लाइंड के बारे में उन्होंने देखा कि वो पढ़ लिख सकते हैं पर बड़े प्रतिभावान हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई जो बड़े प्रखर बुद्धि के हैं उन्होंने तो स्वयं कर लिया, लेकिन सामान्य साधारण बुद्धि के जो दृष्टिहीन है वो तो नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी उन्होंने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही उन्होंने ये विचार पहली बार प्रस्तुत किया जो उनका एक बड़ा योगदान है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान है विश्व को। उन्होंने कहा कि न केवल दृष्टिहीन बल्कि जो बधिर दृष्टिहीन हैं वो उन्हें भी शिक्षित करना संभव है, उन्हें पढ़ाना संभव है। उन्होंने ये कहा कि ऐसे जो बच्चे हैं जो डेफ ब्लाइंड हैं, मूक बधिर और दृष्टिहीन हैं, उनके लिए स्पर्श तो उनके पास होता है, इसलिए उनको स्पर्श के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। हाँ, उनको सिखाने के लिए बहुत अधिक सहनशीलता, बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर जो चीजें हैं और उनके लिए जो प्रतीक हैं, साइन हैं, जी। उनको स्पर्श से हम अगर बार बार दिखाएं तो ऐसा करना संभव है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई इवन डेफ ब्लाइंड कैन बी टॉट थ्रू टच बाय पेशेंट एंड persistent connection of tangible
objects. So that is very important. तो ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी। तो सर, डॉक्टर साहब, सर इसके बारे में आप हमें ये बताएंगे कि इसकी अर्ली इनिशिएटिव्स क्या रही इस तरह के प्रोग्राम्स को डेवलप करने में? जो अर्ली इनिशिएटिव स्टेप्स रहे वो कौन से ऐसे मेजर स्टेप्स रहे जिसको कि हम माइलस्टोन के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि दिदरो को, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने तो वैचारिक धरातल पर ये बात कही थी, लेकिन इसी तरह के सिमिलर थॉट्स और कुछ प्रैक्टिकल एक्शन उसके आसपास की शताब्दी में, उसी शताब्दी 18वीं शताब्दी में हमें यूरोप के कुछ दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। कुछ पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि इंग्लैंड में पुस्तक आए, स्पेन में, फ्रांस में। तो फ्रांस में एक जो सज्जन थे इसके दिदरो के कुछ एक दशक बाद, तो उन्होंने पहले बधिर व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया था और उन्होंने ये सोचा था कि फिर बधिर के साथ साथ जो है दृष्टिहीन बधिर के लिए भी कार्यक्रम होना चाहिए। उनके एक शिष्य थे सिकार्ड नाम के, तो उन्होंने डेफ ब्लाइंड पर थोड़ा काम शुरू किया, पर अधिक वो नहीं कर सके क्योंकि वो कुछ भावुक हो गए और उन्होंने ये लिख दिया कि देखिए, किया तो जा सकता है ये, लेकिन भगवान न करे कि कभी भी इस तरह की आवश्यकता दुनिया में किसी व्यक्ति को भी पड़े कि वो दृष्टिहीन भी हो और बधिर भी हो। जी। तो वो जो है, उन्होंने जो हल्का सा काम शुरू किया उसको वहीं पर भावुक होने के कारण छोड़ दिया। इसके बाद में कुछ काम थोड़ा सा सिखाने का डेफ ब्लाइंड को इंग्लैंड में और स्पेन में हुआ, लेकिन वो बहुत ही प्रारंभिक स्तर का था, ये हम कह सकते हैं। यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन, इन्हीं कंट्रीज को हम इस बात का श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चे को एजुकेट करने के बारे में स्पेशल प्रोग्राम कोशिश की। जी जी। तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी तो हमने ये देख लिया कि फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसी कंट्रीज रही जो कि इस स्टेप को उन्होंने लेने में प्रमुखता दी, उन्होंने पहला कदम उठाया। तो हम किसको वो श्रेय दे सकते हैं जो कि पहला इस मामले में, जैसे कहें कि फादर ऑफ दिस फील्ड, या कौन सा वो फर्स्ट स्टूडेंट रहा जो कि इस तरह से ट्रीट किया गया, इस तरह का किसी हिस्टोरिकल? बिल्कुल बिल्कुल, जिसे हम कहे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यूएसए का हम ले सकते हैं, तो उसमें बहुत वही इसको हम कह सकते हैं कि पहला महत्वपूर्ण जो उपलब्धि की दृष्टि से कदम है वो था, क्योंकि विचार तो पहले चाहिए। विदाउट फिलॉसफी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फिलॉसफी तो दिदरो ने दी, लेकिन उसको जो एक अमली जामा पहनाया, वो सबसे पहले यूएसए में ये काम शुरू किया गया। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहला, वो डॉक्टर सैमुअल ग्रिडले हो, जो कि परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड बॉस्टन के पहले डायरेक्टर थे। उन्होंने ये काम शुरू किया। तो ये एक तरह से चक्र जाता है, निश्चित रूप से डॉक्टर हो को जाता है। और ये कह सकते हैं कि भाई जैसे नथिंग कैन बी डन विदाउट फिलोसफी, बट फिलोसफी अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो जो दोनों चीजें यहाँ पूरी हुई कि इन्होंने डॉक्टर ग्रिडले हो ने वो परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड जो है उसके पहले डायरेक्टर थे, और उन्होंने ही इस बात को भी जाना, क्योंकि वहां पर उससे पहले इन्होंने क्योंकि यूरोप में जाकर अध्ययन किया था, दिदरो के विचारों को भी पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने एक पहली लड़की जो है वो स्वयं लिखते हैं कि देखी थी, जूलिया नाम की। जूलिया, जी हाँ। लेकिन क्योंकि उसकी बहुत आयु अधिक हो गई थी, 18 वर्ष में उसको किसी ने पहचाना कि कुछ कहीं उसको सिखाया जाए, जबकि वो डेफ ब्लाइंड हो गई थी 4 साल में, 4 इयर्स की एज में ही वो डेफ ब्लाइंड हो गई। तो उसके लिए तो कोई अधिक काम नहीं कर सके डॉक्टर हो। और वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा बच्चा जो है मिले जिसे कि वो एक तरह से उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और ये जो है आया लॉरा ब्रिजमैन, इनका नाम आप इसमें हमारे ऑडियंस देख रहे हैं। लॉरा ब्रिजमैन वो पहली लड़की थी जो इसका जन्म 1829 में हुआ था, और
यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अभी जैसे आपने बताया कि जूलिया को उन्होंने ट्रीट करने की, पढ़ाने की और सिखाने की कोशिश किया, जबकि उसकी एज जो है 18+ हो चुकी थी। वो चाहते थे कि थोड़ा सा अर्ली एज का कोई बच्चा मिल जाए जिसको कि वो कुछ सिखा सके। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या जैसे 18+ या थोड़ा सा ज्यादा एज में हो जाने के बाद जो पर्सन है उसको हम इस तरह के ट्रीटमेंट को नहीं दे सकते हैं, या उस पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन आपको एक बात यहाँ और स्पष्ट कर दूं मैं। जी जी। क्योंकि जूलिया जो है वो दरअसल उससे मिलने जरूर गए थे डॉक्टर हो जी, लेकिन वो कभी उसको अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं लाए थे। वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट में थी जो केवल डेफ के लिए था। जी जी। तो डेफ ब्लाइंड को उसके डायरेक्टर ने रख लिया था। जी जी। पर हाँ, ये सवाल आपका अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ऐसा सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी जी। देखिए, इसमें अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट तो हमारे सामने नहीं आया है। जी, लेकिन जो वैचारिक धरातल पर हम समझ सकते हैं और उस पे आधार पर जो कुछ कहा जा सकता वो ये है कि इस तरह की जो बहुविकलांगता वाले बालक हैं, सच चिल्ड्रन हु आर हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज, वो जितना जल्दी विकलांगता के बाद किसी एक्सपर्ट के संरक्षण में आ जाएं, किसी संस्था के कार्यक्रम के संरक्षण में आ जाएं, तो उनके सीखने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। उसका कारण ये कि मान लीजिए 4 साल में जैसे वो ब्लाइंड हुई, जी, अब किसी ने उसके पास तो घ्राण और स्पर्श, यही 2 प्रमुख जो हैं शक्तियां अवशिष्ट बची। अब उसको किसी ना किसी तरह से तो जो है वो खाने के लिए जो है मांगना ही था। तो खाने के लिए जैसे उसने मांगा और खाने के लिए जिस तरह से उसको छूकर दिया गया, तो एक तरह से वो भाषा उसकी बन गई, अपनी लैंग्वेज बन गई। लेकिन अब उसको पुनः उसकी जो है एक तरह से लर्निंग को समाप्त करना, डी लर्निंग और रीलर्निंग, उसने जो सीखा है अब तक, पहले तो उसे डिलीट करना, जी हाँ, उसके बाद में कुछ उसको नया सीखा। तो ये तो बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि आप अगर वो ऐसी स्थिति है कि बहुत बच्चे की सारी इंद्रियां इंटैक्ट हैं, तो रीलर्निंग और डी लर्निंग के साथ साथ चल सकती है। लेकिन जहां पर पहले ही बहुत अधिक सीमाएं हैं, वहां पर फिर उसकी जो क्षमताएं हैं वो कुंठित भी होने लगेंगी। स्पर्श को ही अगर लें, अगर उसका प्रयोग न करें तो फिर उसकी क्षमता जो है, उसकी तीव्रता, तीक्ष्णता वो कम होने लगती है। स्पेशली ऑडियंस में यहाँ पर एक बार फिर आपका ध्यान इस इम्पोर्टेंट मैटर पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेना चाहूंगा कि जैसा आपने देखा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर बच्चे को जितनी जल्दी हम उसकी इस प्रॉब्लम को समझ सकें, जितनी जल्दी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें, उतना ही उस बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि जितना ही आप लेट करते हैं, उतने समय के दौरान बच्चा कुछ न कुछ अपने सेल्फ से सीखता रहता है। वो हो सकता है कि एक रॉन्ग डायरेक्शन हो, लेकिन उसकी एक अपनी लैंग्वेज बनती चली जाती है, उसकी अपनी एक नॉलेज बनती चली जाती है, अपने अंदर की फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने का उसका एक अपना तरीका डेवलप होने लगता है। तो इस तरह के तरीके को डेवलप होने के बाद में जब आप उस बच्चे को थोड़ा सा देर समय से पहचानते हैं और देर समय से उसकी इस तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट को उसको कराने की कोशिश करते हैं, तो वो एक माने उस बच्चे के लिए एक थोड़ा सा डायलेक्ट वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो आपकी भाषा को सीखे, या जिसको उसने पहले से सीख रखा है उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप जितनी जल्दी अर्ली से अर्ली कर सकें अपने बच्चे को, इस तरह के स्पेशल एजुकेटर जो आपके आसपास अवेलेबल है, उस चीज को समझें और उनसे इस तरह के ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। लौरा के संदर्भ में एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर, और आपके जो हमारे श्रोता हैं, ऑडियंस है हमारी, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे लौरा ब्रिजमैन थी, वो क्योंकि लगभग 2 वर्ष की आयु में उसकी जो है लाल ज्वर से उसको ये विकलांगता हुई, दृष्टिहीन हो गई पूर्णतया। यानी कि वो नेचुरली और बाय बर्थ उनके साथ में इस तरह की जी नहीं 2 वर्ष की आयु में वो उसको लाल ज्वर से ये कठिनाई हुई, और उस समय वो पूर्ण दृष्टिहीन हो गई, बधिर भी हो गई, और बहुत बड़ी सीमा तक जो है उसकी घ्राण शक्ति भी समाप्त हो गई थी। तो ऐसे बच्चे को आप समझ सकते हैं कि आम आदमी सोचेगा कि वो पागल है, न सुनता है न कुछ करता है, तो वो कहते हैं उसका दिमाग भी नहीं है। हाँ, कोई रिएक्शन नहीं करता। कोई रिएक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सुनता, बोलता और ये नहीं है, क्योंकि जब सुना नहीं तो बोलेगा नहीं, और देख नहीं रहा है तो रिएक्ट नहीं करता, तो आम आदमी उसको पागल समझ सकता है। लेकिन दरअसल पागल नहीं है, उसमें क्षमता है, परंतु उसके मस्तिष्क तक कैसे पहुंचा जाए
ये आम आदमी नहीं जानता, आदमी नहीं समझ सकता। तो इसके लिए आवश्यकता है किसी विशेषज्ञ की। जी। और लॉरा ब्रिजमैन का इतना सब कुछ होने के बावजूद डॉक्टर हो उसको अपने इंस्टीट्यूट में लाए। उन्होंने दिद्रो के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक्सपेरिमेंट किया और फिर वो लगभग आजीवन वहीं पर रही, क्योंकि उसके माँ बाप वो टेक्निक्स नहीं सीख पाए जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने यहाँ तक उसको सिखा दिया था, हम आपको बताएं डॉक्टर हो ने और उनकी जो शिक्षिकाएं थी, शिक्षक थे, कि ये लॉरा ब्रिजमैन मल्टीपल डिसेबिलिटी के बावजूद वो सुई में धागा स्वयं डाल सकती थी। वो जो है मैनुअल अल्फाबेट से दूसरों से बात कर सकती थी। वो गुड़िया बना सकती थी। और उसके बारे में जब 1842 में चार्ल्स डिकन्स जो प्रसिद्ध अपने उपन्यासकार हैं इंग्लैंड के, वो जब वहां गए तो स्वयं चार्ल्स डिकन्स ने लॉरा ब्रिजमैन को देखा था। और डिकन्स ने अपने जो पुस्तक है अमेरिकन नोट्स, उसमें विशेष रूप से लॉरा ब्रिजमैन की चर्चा की। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर सही अवसर पर, सही समय पर ऐसे बच्चों को अगर उपलब्ध हो जाए साधन, और उसकी तुलना में तो आज बहुत आगे है, तो ये बच्चे काफी कामयाब हो सकते हैं, हम उनकी जीवन को ज्यादा सजा संवार सकते हैं, उनको ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं। तो ऑडियंस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर चौहान ने इस चीज को बताया कि किसी बच्चे के अंदर एक डिसेबिलिटी के साथ साथ में जब एक और डिसेबिलिटी होती है या एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज होती हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए एक नॉर्मल डिसेबल्ड बच्चे की तरह से उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और जितनी जल्दी हम उसकी इस प्रॉब्लम को समझते हैं, उतना ही जल्दी हम उसको ज्यादा बेहतर इनिशिएटिव लेकर के ज्यादा बेहतर स्टेप ले सकते हैं, उसको ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आएंगे और इस मुद्दे पर डॉक्टर साहब से कुछ और बातें करेंगे। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके
खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। तो वेलकम ऑडियंस, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें कि कोई बच्चे को एक से ज्यादा डिसएबिलिटीज होती हैं। तो इस तरह के बच्चे को क्या हम एक नॉर्मल बच्चे के साथ में या एक ऐसा बच्चा जिसके साथ में केवल सिंगल प्रॉब्लम है उसके साथ हम अटैच करके सिंगल नॉर्मल क्लासेस में, रूटीन क्लासेस में हम उसको नहीं हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि इस तरह के बच्चे के लिए बिल्कुल स्पेशल टाइप की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बिल्कुल स्पेशल तरह के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए हमने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके बारे में अभी हम ब्रेक के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन कर रहे थे जिसमें कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे की इस तरह की डिसेबिलिटी को हम जितनी जल्दी पहचान लेते हैं उतनी ही जल्दी हम उसके बारे में इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसको स्कूल में भेज सकते हैं और उसको हम उसकी फ्यूचर की लाइफ के लिए उसको ज्यादा हम एम्पावर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड या आपके अपने बच्चे के बारे में या अपने किसी फ्रेंड के बारे में अगर इस तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर चौहान अगर आपको कोई सुझाव दें तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800112008 और हमारे फोन नंबर 01126511613 और हमारे फैक्स नंबर 26511609 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर चौहान, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इस तरह के इंडिविजुअलाइज्ड स्पेशल प्रोग्राम्स के बारे में, तो इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में सबसे जो फर्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ऐसे बच्चे के साथ यही होता है कि आप उसको, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए और अकेला बच्चा जो होता है उसके साथ में एक टीचर ही उसको जो है नहीं ले सकता, बल्कि कोई एक टीचर एक समय पर एक काम का एक हिस्सा सिखाना शुरू करता है। आप किसी भी बच्चे को, सामान्य जो बच्चा है, ब्लाइंड है अकेला या दूसरे हैं, उनको आप एक गुड़िया दिखाकर कह सकते हैं कि ये भाई गुड़िया है, ABCD दिखा देते हैं, उसको पढ़ाते हैं। लेकिन गुड़िया दिखाकर बच्चे को, जो कि दृष्टिहीन होने के साथ साथ बधिर भी है,
या इस तरह की और कठिनाई है, तो उसको आप ये देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई होगी डेफ ब्लाइंड की। तो डेफ ब्लाइंड जो है उसको न तो ये पता कि वो जो चीज उसको दिखाई जा रही है वो गुड़िया है, ना ही उसको ये पता कि उसको गुड़िया कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा कि उसको बार बार पहले गुड़िया को दिखाना है, और गुड़िया के साथ जैसे उसने कहा कि टेंजिबल साइन, गुड़िया शब्द लिखकर या डॉल वर्ड लिखकर ये जो है उसको बार बार उसके हाथ पर छू कर दिखाना है। गुड़िया दिखाई, उधर हाथ से ब्रेल जैसा लिखा है ऐसा शब्द या मोटे अक्षर में, बार बार उसके बाद इस पे हाथ उसने चलाया, जो मान लीजिए शब्द डॉल लिखा है, फिर डॉल दिखाई, फिर ये दिखाया। उसकी इस तरह से उसके माइंड में एक फिगर बन जाती है, तो डॉल इस तरह की होती है, डॉल ये होती है, और उसको लिखते हुए ऐसा करते। जी जी, ये पहला कदम हुआ। जी जी। दूसरा होगा कि जब डॉल वो समझ गए तो डॉल DOLL 4 अक्षर है, जी जी, उसको अब बाद में ले जाकर उसका एक एक दिखाना DOLL करके। तो इस तरह से एक एक कदम जैसे वो सीखती जाए, फिर उसको जोड़ना है, फिर उसको चीजें दिखानी है। तो पहले कुछ चीजों का, जैसे लौरा के विषय में अगर मैं थोड़ी सी आपको यहाँ जानकर, तो डॉक्टर हो ने और उनकी टीम ने पहले जो चीज उसको दिखाई थी वो थी चम्मच, और चम्मच के बाद खाने का नाइफ, चाकू, और उसके साथ में उन्होंने जोड़ के दोनों को कटे हुए अक्षरों में लिखा था नाइफ और कटे हुए अक्षरों में मींस मतलब ये था कि उस समय ब्रेल का क्योंकि चलन नहीं था। अच्छा, तो जो सामान्य लेटर थे, लेटर होते हैं, एक एक को काट के काफी मोटे मोटे बनाकर उसको उन्होंने जोड़ा हुआ था। और उसके बाद जब ये बात समझ, फिर उन्होंने क्या किया कि डॉल को एक मतलब स्पून को एक तरफ रख दिया और चाकू को भी एक तरफ रख दिया। उसके बाद दोनों ये जो पत्र थे कटे हुए, जो जिन पे शब्द लिखा था, ये स्पून एंड नाइफ, उनको दिया। तो उससे पहले उसको उनमें से एक उसको चीज दी, और वो डॉल जिसपे वो लिखा था स्पून, फिर वो डॉल उठा कर दी। इस तरह से जब उसको 3 4 5 बार किया, फिर इस और चीजें आई, फिर उन्होंने चीजें रख दी और ये कागज अलग रख दिए। फिर उनसे कहा कि कोई एक कागज दिया और उससे पढ़ने के लिए कहा, और उसको इशारा किया कि इनमें से कुछ आप ढूंढ कर दो हमको। तो जब इस तरह से वो करने लगी, उसके बाद कुछ आइटम्स जब हो गए, तो उन्होंने फिर उसके आगे कदम लिया। और ये आप देखिए कि इसमें लौरा जो है वो एक तरह से उसकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता ये कि उसने खुद सीखा तो सीखा। उसने दरअसल विश्व की जो प्रसिद्ध डेफ ब्लाइंड लेडी हेलन केलर हुई, उसकी शिक्षा में भी बहुत मदद की, इस अर्थ में कि जब परकिंस से इनकी टीचर को एक भेजा जाना था, एनी सलिवन उसका नाम था, तो उसको परकिंस स्कूल के डायरेक्टर ने भेजना था हेलन के पास, और ये बात बताई गई लौरा को। तो लौरा ने एक गुड़िया, एक डॉल बनाई और वो हेलन केलर को एक भेंट स्वरूप भेजी, गिफ्ट की। और एनी सलिवन ने उसी गुड़िया को सिखाने के लिए, हेलन को सिखाने के लिए पहले लेसन के रूप में, पहले स्टेप के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये देखिए, और हेलन को तो उसके बारे में मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि वो इतनी प्रसिद्ध लेखिका बनी, कवित्री भी थी, बहुत बड़ी लीडर थी। यहाँ पर कई बार भारत में भी आई, नेहरू जी से मिली, नेहरू जी बड़े प्रभावित उनसे हुए। और सबसे बड़ी बात कि वो दुनिया की पहली ऐसी डेफ ब्लाइंड महिला और डेफ ब्लाइंड पर्सन थी जिन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, माने कॉलेज डिग्री प्राप्त की। वो एक और ऐतिहासिक कदम। अब इससे बड़ा ऐतिहासिक सफलता, इससे बड़ी सफलता किसी के लिए क्या कही जा सकती है कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अगेंस्ट में अपने स्टेप को उठाती थी, उनके अगेंस्ट में स्टेप को रखती थी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इस तरह का एक इम्पेयर्ड चाइल्ड किसी भी तरह से है और अगर वो इतनी बड़ी सफलता हासिल करता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत अदम्य साहस वाली बात कही जा सकती है। बहुत परिश्रम दोनों का, इसमें ये मानना पड़ेगा कि उनकी अपनी बौद्धिक क्षमता, परिश्रम,
साथ ही एनी सलिवन उनकी टीचर। जी क्योंकि अगर एनी सलिवन जैसी टीचर जी समर्पित अध्यापिका जी हेलन को नहीं मिली होती जी जी तो मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि हेलन नहीं बन सकती थी। सही बात। क्योंकि वो यहाँ तक था उनकी स्थिति जी कि वो सोती भी साथ थी, जी जी खाती भी साथ थी, जी, जी। और एनी पूरी तरह से समर्पण एक जी हाँ, जी जी माँ की भी भूमिका निभा रही थी, टीचर की भी भूमिका निभा रही थी, और साथ साथ में एक दोस्त की भी। निश्चित दोस्त की हर चीज बताती थी। और इसीलिए जब एनी सलिवन की डेथ हो गई, जी जी माने ये समझिए कि जीवन पर्यंत जी जी एनी सलिवन हेलन के साथ रही। जी जी और बहुत से ऐसे परिस्थितियां आई कि जब लोग एनी सलिवन को और हेलन केलर को अलग करना चाहते, जी जी लेकिन हेलन केलर ने कभी भी उनको अपने से अलग नहीं होने दिया, उन्होंने भी नहीं होने दिया। और तभी ये सफलता इतनी बड़ी कि अनेक अमेरिकी राष्ट्रपति भी उनसे मिले, जी जी अनेक दुनिया के और कई प्राइम मिनिस्टर्स जिनमें जापान के, भारत के, तो उन्होंने विश्व का अनेक बार दौरा किया, जी अनेक बार दौरा किया। जी जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हेलन केलर को एक ऐसी टीचर मिली, एक ऐसी समर्पित और डिवोटेड टीचर मिली जो उसके साथ में न सिर्फ एक टीचर की भूमिका में थी बल्कि उसकी माँ की भूमिका में, और सबसे बड़ी बात की एक दोस्त की भूमिका में थी। यहाँ पर मैं आपका ध्यान स्पेशली इस बात पर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर एक नॉर्मल चाइल्ड है, बिल्कुल उसके अंदर किसी तरह की अगर डिसेबिलिटी नहीं है, आप ये चीज जरा सा सोच करके देखिए, अगर उसे स्पेशल तरह की शिक्षा न दी जाए, उसके साथ में कोई एक अच्छा एजुकेटर न मिले, उसको किसी तरह की फैसिलिटी न दी जाए, तो क्या वो अपनी लाइफ में किसी तरह की सक्सेस को फाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। मैं चांसेस बहुत ही कम है, कोई रेयरली इस तरह से कर दे तो बिल्कुल अलग सी बात होती है। तो मैं यहाँ पर स्पेशली इस बात को कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल बच्चे को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, अगर स्पेशल एजुकेशन नहीं देते हैं, ठीक से उसे पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, तो अपने जीवन में सफलता नहीं हासिल कर पाता है। तो हमारा एक डिसेबल्ड बच्चा भी बिल्कुल उसी तरह से होता है, बस उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल टीचिंग की जरूरत होती है। अगर हम उसको इस तरह की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह से लाइफ में फाइट कर सकता है और अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है। क्यों? निश्चित रूप से उसके लिए अतिरिक्त परिश्रम, अतिरिक्त समय, अतिरिक्त संसाधन चाहिए। लेकिन हो सकता है जो हमारे अतिरिक्त संसाधन है और समय है, उससे हम कोई ऐसी एक प्रतिभा जो है दुनिया में ला सके जो अनेक व्यक्ति जो है उनके रोल मॉडल बन सके, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि अब हेलन बनी, उसने पूरे विश्व के लोगों को जो विकलांग हैं और जो उनके लिए एक शक्ति एक बनकर के उभरी कि हम भी इस तरह से कर सकते हैं, एक रोल मॉडल बन। बिल्कुल 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 यही बात मैं बताना। तो यहाँ पर एक चीज मैं अपने ऑडियंस के साथ में और शेयर करना चाहूंगा कि स्पेशली ब्रेल लिपि के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा दूं जो कि आपको थोड़ा सा सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। अमेरिका में एक सर्वे किया गया था जिसमें कि ये पाया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने की ब्रेल लिपि को पढ़ा है, उसको यूज करते हैं, उसमें से 90% से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अपने आप को रोजगार दे रहे थे और नौकरी कर रहे थे, दूसरों को असिस्ट कर रहे थे। जबकि जिन लोगों ने ब्रेल लिपि को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, उसमें से केवल 30% ऐसे माने अक्षम लोग रहे जो कि जॉब कर रहे थे, कहीं पर नौकरी कर रहे थे, बाकी सभी के सभी किसी दूसरे पर आश्रित रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उस बच्चे के अंदर में किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी से फाइट करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास रास्ते हैं। हमको उसको यूज करना है, अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना एम्पावर बनाना है कि वो जिंदगी में किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने की बजाय वो खुद इतना सशक्त हो जाए कि दूसरे लोग उससे मदद की उम्मीद करें। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज और मैं जानकारी दे दूं जी कि हेलन केलर ने ब्रेल के माध्यम से बहुत अधिक पढ़ती थी जी और उन्होंने लिखा भी है जी। और जो पहली उन्होंने लिखा था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जी जी, वो ब्रेल में लिखी। पहले वो यही करती थी, ब्रेल में लिखती थी जी जी। उसके बाद उनके जो साथ में थे वो पहले वो टाइप कर दिया करते थे, बाद में स्वयं उन्होंने टाइप करना सीख लिया जी जी। और ब्रेल के माध्यम से ही उन्होंने और कई भाषाएं, ग्रीक और फ्रेंच, लैटिन ये सीखी और बहुत लोगों को उन्होंने प्रेरित किया और बताया कि ब्रेल की क्या शक्ति है, कितना लाभ है। क्योंकि वो कहते थे कि भाई ब्रेल है तो मैं कभी अकेली नहीं। जी जी, हमारा एक दोस्त है, हमारा एक साथी है, हमारी एक ताकत हमारे साथ। जी हाँ जी जी जी।
तो डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे इस तरह की जो भी स्टडीज हुई हैं उसमें फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन इसी तरह की कंट्रीज का नाम ज्यादातर सामने आता है। तो इसमें लीडिंग कंट्रीज क्या यही तीनों रही हैं या और भी कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है शुरुआती दौर में, क्योंकि उनके पास जो है संसाधन थे, थोड़ी जानकारी थी, और दरअसल ये क्योंकि वो समय था जब एक तरह से साम्राज्य इन्हीं के थे। इंग्लैंड है तो उसका साम्राज्य था, फ्रांस का था, तो बाकी लोगों को तो देखिए शिक्षा के लिए इतना वो था नहीं, तो इसलिए वहां पर इतनी जो चीजें थी शुरू में नहीं पहुंची। हालांकि बाद में पहुंची हैं, जैसे ही भारत में भी स्वाधीनता से पहले हमने कर लिया था। हमारे यहाँ हालांकि 1 शताब्दी बाद शुरू हुआ काम, लेकिन जितना वहाँ 100 साल में हुआ, हमने 50 साल में उसको काफी कोशिश करके ये किया। तो यही बात है, हुआ। और अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आज की स्थिति में अपनी कंट्री से अदर कंट्रीज के कंपेयर करें तो हम एक चीज हमारे साथ में एक एडिशनल आप कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन है कि हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, हमारे यहाँ लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है जो कि मोस्ट एडवांस जो टेक्निक्स इस तरह की डेवलपमेंट हो रही हैं उसको यूज कर सकें। तो क्या हम अपने इंडियन एनवायरनमेंट को, इंडियन पब्लिक को ध्यान में रखते हुए किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात हम सोच सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ एक अगर तुलना की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि मैंने यूरोप में भी और एशिया में भी अनेक देशों की यात्रा की है, अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, इंस्टीट्यूशंस देखे हैं। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बहुत कम सीमित साधन होने पर भी यहाँ के जो ब्लाइंड हैं, यहाँ के जो विकलांग हैं, खासतौर में ब्लाइंड की बात कर सकता हूँ क्योंकि उनसे मेरा अधिक मैं उससे रूबरू रहा हूँ, मैंने काम किया है और स्वयं इतने दिन से मैं उस क्षेत्र में हूँ, मैं स्वयं काम कर रहा हूँ। तो इसको देखते हुए कि बहुत कम संसाधन होते हुए भी हमारे यहाँ के ब्लाइंड ने बहुत अधिक सफलता अर्जित की है। ये बात अलग है कि संख्या जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा कम रही है, वो कम रही है क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है और वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे आपको बताएं कि हमारे यहाँ ना होते हुए भी एक डेफ ब्लाइंड 1958 से वो मल्टीपल डिसेबल्ड था, ब्लाइंड अभी भी है उसकी, क्योंकि अब तो 60 साल से अधिक आयु है और उस सीमा के बावजूद उसने जो है अपना पीएचडी किया है दृष्टिहीन और बधिर होते हुए। हालांकि आंशिक रूप से है, पूर्ण नहीं है, लेकिन आप देखिए कि उसमें परिश्रम का और उनके साथ जो लोग हैं उनके परिश्रम का योगदान है और उस व्यक्ति ने चाहे काफी समय लेकर किया और उसने पीएचडी की है। इसी तरह से एक और दृष्टिहीन बधिर महिला यहाँ थी जो अच्छा चेस खेला करती थी। उनका हालांकि क्योंकि अपना परिवार बड़ा संपन्न था तो ऐसा पब्लिक में उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो और भी लोग ऐसा कर रहे हैं और जैसे जैसे संसाधन विकसित होंगे तो हम निश्चित रूप से उसमें कार्य आगे करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है आज कि उसके बारे में थोड़ा सा वापस लौटता हूँ अपने उस टॉपिक पर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि अभी हम उस तरह के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके अंदर में कि एक से ज्यादा डिसेबिलिटी। तो मेरा दरअसल में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंट डिसेबिलिटीज में अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं, तो क्या हर एक डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग टीचर की रिक्वायरमेंट होती है या एक स्पेशल ऐसा टीचर हम डेवलप कर सकते हैं या उसकी उम्मीद कर सकते हैं जो कि इन सारी ही प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके? इसमें मैं क्योंकि मैंने आईईपी के जब कंपोनेंट्स पे बात करूंगा तो और आपको बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका का थोड़ा सा और लेंगे क्योंकि अभी तक कानूनी इसको जमा नहीं पहनाया गया था। पर हाँ, जो आपने प्रश्न किया वो ये कि देखिए अलग अलग जो मुख्य विकलांगता है, जैसे दृष्टिहीनता है और मूक बधिर हैं, उसके बाद में मेंटल रिटार्डेड हैं, इन सब के लिए अलग अलग तरह के शिक्षकों की और विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो दृष्टिहीनता के क्षेत्र में क्योंकि आप काम कर रहे हैं, एक तो वो उनके लिए ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन एक तो रुचि का प्रश्न होता है। दूसरे शिक्षण तकनीक और जो ज्ञान है वो बड़ा अलग अलग और भिन्न है कई जगह में। स्पेशलाइजेशन एक तरह से हम कह सकते हैं, स्पेशलाइजेशन एक ही में हो सकता है। जानकारी जैसे मैं भी जानता हूँ, कॉमन नॉलेज रखना अलग चीज होती है, वो अलग बात है, लेकिन मैं उसका अपने आप को विशेषज्ञ नहीं कह सकता। पर एक ग्रुप के अंदर एक मेंबर के तौर पे मैं काम कर सकता हूँ, ये बात है। जी हाँ।
और जैसे अब मैंने बात की थी कानूनी तौर की, जी जी क्योंकि अब तो हमारे यहाँ भी कानून बना है PWD एक्ट, जी जी लेकिन इसका भी जो हम एक तरह से कहें कि श्रेय जो है जी जी और जिसको आज हम मॉडल मान के चल रहे हैं दुनिया में, जी जी वो अमेरिका को जाता है, जी जी क्योंकि उन्होंने 1975 में जी एक कानून पारित किया था वहां जी की जी कांग्रेस ने, जिसको कहते हैं पब्लिक लॉ 94142, जी PL 94142। जी और ये जो है एक तरह से कहना चाहिए क्रांतिकारी कदम था जी। बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए, जी फॉर मल्टीपली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। जी हाँ, जी जी क्योंकि उसने कहा है, ये उसका एक्ट जो है जी, PL 94142, उसका टाइटल ही है द एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975। 1975। तो ये एक्ट आया 1975 में, जी जी और हम कह सकते हैं कि प्रभावित होकर के भाई हेलन जैसे, लॉरा जैसे लोगों से, रिचर्ड किनी जैसे लोगों से प्रभावित हुए। तो उन्होंने ये कानून पारित किया कि भाई प्रत्येक बहुविकलांग बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए जी। अनिवार्य रूप से। जी और उसमें न केवल ये कहा कि प्रत्येक बहुविकलांग बालक बालिका को शिक्षा दी जानी है, जी बल्कि उन्होंने एक बात और आगे कही। जी उन्होंने कहा कि ये जो है फ्री एंड एप्रोप्रिएट एजुकेशन, जी मतलब उपयुक्त भी होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। पहला ये, क्योंकि भाई कॉस्ट जो है निश्चित रूप से उनकी तो अधिक होगी। जी जी भाई जब बच्चा जो साधारण है उसको ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, जी जी तो प्रति व्यक्ति जो व्यय है वो कम होगा। दृष्टिहीन और दृष्टिहीन के बाद बहुविकलांग, दृष्टि बाधा और बधिर, समस्याएं ये थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जी जी तो उनके लिए एक के लिए कभी कभी एक के लिए 4 टीचर्स की जी, जरूरत पड़ जी, सकती है, जी। सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फ्री होना चाहिए, जी ताकि पेरेंट्स को ये ना लगे जी, जी। कि भाई ये मेरे ऊपर अतिरिक्त भार है तो इसको हाँ। मैं छोड़ दूं। जी जी तो उन्होंने कहा कि ये फ्री होगी एजुकेशन। और क्या है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, एप्रोप्रिएट एजुकेशन, जी उपयुक्त शिक्षा, न केवल निशुल्क बल्कि जी। उपयुक्त शिक्षा जी। होगी। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षा अन्य बालक ग्रहण कर रहे हैं वही करें, इनके लिए जो शिक्षा उपयुक्त समझी जाए, जी और उनमें से भी जिस बालक बालिका के लिए जिस तरह का कार्यक्रम निर्धारित किया जाना आवश्यक समझा जाए जी। वो दिया जाए। जी जी तो ये देखिए, इसीलिए हमने कहा इंडिविजुअलाइज्ड, जी जी यहां से ये बनता गया। जी जी और इसमें तीसरा जो मुख्य कदम था, जी जिसे हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्तंभ जी उस कानून का तीसरा, जी। वो था माइलस्टोन जी हाँ, जी कि दैट एजुकेशन शुड बी गिवन इन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स। जी कि ये जो शिक्षा है ऐसे वातावरण में दी जाए जी जो यथासंभव अधिकतम स्वतंत्रतापूर्ण, जी बालक के लिए परिवेश ऐसा हो जी जिसमें उसके ऊपर प्रतिबंध जो हैं वो न्यूनतम, न्यूनतम रहे। स्वाधीनता अधिकतम जी होनी चाहिए, और वो भी उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम इस तरह के किसी रूल को अपने इंडिया में अपने पब्लिक के लिए हम इस चीज को अभी तक कर पाए हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ कानून की दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल हुआ है। जी जी क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून आया है 1995, जी जी ये निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 जी जी कहलाता है, जी जी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, PWD एक्ट 1995। तो उसमें पहले तो सारी विकलांगताओं की बात की गई जी कि उनको दी है सामान्य विकलांगता। उसके बाद अगला कदम ये था कि 1999 में जी जी हमारी संसद ने एक और जो है कानून पारित किया, जिसे हम संक्षेप में जी। ट्रस्ट एक्ट 99 कहते हैं। तो उसमें बहुविकलांग व्यक्तियों की जो है चर्चा की गई है, जी, जी। उनको दी जाने वाली सुविधाएं, शिक्षा की बात की गई है, जी, और उसने स्पष्ट किया है जी, जी। कि PWD एक्ट 95 के अंतर्गत जो उसमें विकलांगताएं दी गई हैं जी जी वो 7 हैं, जिनमें ब्लाइंडनेस है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। ये 7 जो प्रमुख विकलांगताएं दी गई, तो इन्होंने कहा कि भाई ये बहुविकलांग व्यक्ति कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि जो
विकलांगताएं गिनाई गई हैं, दी गई हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 95 में। उनमें से यदि किसी बालक में, व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक विकलांगताएं हों तो उसे हम बहुविकलांग माने, तो उसमें वो आ जाता है, वो कवर हो गया। तो कानूनी स्थिति भी आजकल हमारे देश में भी अपेक्षाकृत सशक्त हुई है, उस पर काम चल रहा है। जी अभी डॉक्टर साहब, मैं अभी इस बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, तो मुझे पता चला कि स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पर कि अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है, अगर उसे रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति अगर गलती से धक्का भी दे देता है तो उसके ऊपर फाइन चार्ज कर दिया जाता है कि आपने एक दृष्टिहीन व्यक्ति को धक्का कैसे मार दिया। तो क्या हम उस स्तर पर अपने यहाँ पर कानून को लेकर के आने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें होती हैं कि कभी कभी कानून आगे चलता है, कभी समाज आगे चलता है। बहुत बढ़िया, दोनों ही बातें हैं। तो परिवेश को देखकर ही कानून जो है वो सफल हो सकता है। मैं समझता हूँ क्योंकि हमारा जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसमें इस तरह का कानून वैसे है भी नहीं। और अगर बना भी दिया जाए तो उससे लाभ के बजाय हानि अधिक होगी। क्योंकि आज अगर कुछ लोग ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले हैं तो साथ ही स्वयं हमारी संस्कृति और परिवेश के कारण कुछ लोग इतना सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखते हैं कि वो जो विकलांग व्यक्ति हैं या जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनके लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हेल्प करने के लिए अपने स्तर से जो कानून। तो होगा क्या कि अगर ऐसा कानून बन जाए तो पहले तो उसको लागू करवाना बड़ा मैं कहूंगा लगभग असंभव है। क्योंकि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास इतने संसाधन और इतना व्यापक माने, और सबसे बड़ी बात दृष्टिकोण की बात होती है। दृष्टिकोण की बात है, एक दिन में आप बदल नहीं सकते। हालांकि ये बात है कि हम उसको बदलने की बात करते हैं, वो प्रक्रिया है आज भी जो है। लेकिन अगर जबरदस्ती आप करेंगे तो जो लोग थोड़े सकारात्मक हैं तो डॉक्टर चौहान, मैं आपकी बातों से अगर एक निष्कर्ष निकालना चाहूँ कि आप ये कहना चाहें कि कानून से इस चीज को इम्पोर्स करके लागू करने के बजाय अगर सामाजिक सोच में परिवर्तन आए तो वो कहीं ज्यादा सकारात्मक। जी हाँ, मैं ये मानता हूँ क्योंकि कानून भी उसकी अपनी उपयोगिता है, पर कानून के साथ साथ उपयुक्त परिवेश बनाना होना वो भी आवश्यक है। ऐसा मेरा कहना। जी हाँ। तो जैसा आप ऑडियंस आपने देख रहे थे, डॉक्टर साहब का कहना है कि किसी इस तरह के डिसेबल्ड बच्चे को जैसे कि एक मिशन के रूप में हमको लेकर के आगे चलने की जरूरत होती है। अगर मिशन उसकी एक कमी के लिए एक स्पेशल एजुकेटर लगा करके उसकी प्रॉब्लम से ओवरकम करने की जरूरत होती है, और ऐसी सिचुएशन से ही हम उस बच्चे को एम्पावर बना सकते हैं और उसको अदर बच्चे के कंपेयर में एक कंपटीशन के लिए हम उसको स्टैंड कर सकते हैं। और इसके लिए डॉक्टर साहब का मानना है कि केवल कानून अपना काम करे, केवल कानून बना दिए जाए, ये सफिशिएंट नहीं होता है, बल्कि इसके लिए एक सामाजिक सोच में, एक एटीट्यूड, जो सोशल एटीट्यूड होता है हमारा, उसमें परिवर्तन सबसे अहम होता है। क्योंकि कानून बना देने से कानून कभी किसी की सुरक्षा नहीं करता है, करना तो इंसान को होता है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को होता है। इसलिए वो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो हमारे आपके सोच में, हमारे सोसाइटी की सोच में परिवर्तन ही जो है एक अंतिम कारगर कदम हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करते हुए। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे इस बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, कानून की दृष्टि से ठीक है, क्योंकि जब ये आया है तो और देशों में भी उसको लागू किया गया है। और ये जैसे मैंने कहा कि मुख्य स्तंभ जो हैं वो सामने आ गए कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जो है ये जो शिक्षा दी जानी चाहिए, उपयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं के मुताबिक हो, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में हो, नीड बेस्ड हो। तो कानून ने तो अपना काम किया है। अब जितना कानून बन चुका है इसको क्रियान्वित करने का जो है वो काम चल रहा है। जी, बहुत बड़ी बातें होती है कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ कानून तो बहुत बना दिए जाते हैं, और वो होता क्या है कि वो कानून बनने के बाद किताबों में बंद हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं रह जाता। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का कहना है कि उसी तरह के ऐसा केवल कानून को बना देने से हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस तरह की जो सोसाइटी है, इस तरह के ग्रुप के लिए हमारे सोशल एटीट्यूड जो हमारा है, सामाजिक दृष्टिकोण जो है वह परिवर्तित होना चाहिए। उसकी तरफ
हमारा सोच होना चाहिए, जो एक हम नकारात्मक भाव उनकी तरफ न रखें, सकारात्मक भाव रखें। और इस बात को सबसे बड़ी बात में कि हम ये समझें कि अगर उनको इस ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो हमारे आपकी तरह से समर्थ हो सकते हैं और एबल बन सकते हैं। इसी के साथ अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल डिसेबल बच्चों को कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें, कैसे उनको एम्पावर करें, कैसे उनकी शक्तियों को हम इतना ताकतवर बना दें जिससे कि ज़िंदगी की जो तूफान है उनको आसानी से झेल सकें, उससे आगे बढ़ सकें। और इसमें हमने बात कर लिया है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी होती क्या है। इसके हमने अभी तक डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया कि कानूनी तौर से उनको किस तरह के भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी पहले सेगमेंट में हमको बताया था कि उसमें एक सोशल एटीट्यूड चेंज की ज़रूरत भी होती है। अब हम डॉक्टर साहब से इस बात के बारे में जानने जा रहे हैं कि जैसे इस तरह के बच्चे को टैकल करने के लिए जो टीम वर्क है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर बच्चे के अंदर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर एक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशल एजुकेटर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर केवल एक पर्सन सभी फील्ड का स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं हो सकता। और इसलिए बच्चे के साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग अलग पर्सन की जरूरत होती है जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हों। तो अब हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह से जो हम टीम बनाएं उसमें किस तरह के लोगों को शामिल किया जाए जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा से अच्छा आ सके। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें देखिए, जब इसमें इसीलिए कहा जाता है इस तरह के बच्चों के संदर्भ में कि इनको पढ़ाना, इनका पुनर्वास करना जो वो व्यक्तिगत से अधिक जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तर, टीम अप्रोच की बहुत आवश्यकता है। टीम चाहिए और टीम भावना से काम हो तभी ऐसे बच्चे जो हैं सफल हो सकते हैं, काम करने वाले सफल हो सकते हैं। तो ये जो आवश्यकता उनका थोड़ा बहुत अंतर किया जा सकता है,
लेकिन जो एक आइडियल टीम जो बताई गई है, समझी जाती है आज के समय में, जिन प्रोफेशनल्स को लेके ये किया जाना चाहिए, उसमें सबसे पहला जो है वो तो है समन्वयक, कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि वो माला में एक तरह से दानों के लिए, मनकों के लिए वो धागे की तरह है, क्योंकि उसने एक तरह से प्रशासनिक कार्य भी करना है और सारे जितने जो अपने कोऑर्डिनेट करना है, तालमेल स्थापित करना है, बाकी जितने विशेषज्ञ हैं, समय निर्धारित करना, ये सब करना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर चाहिए। उसके बाद